ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन, ठीक है, 12th का फिजिक्स है। ठीक है, तो ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, जो टू एंड फ्रो मोशन करता है उसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन क्या होता है, द मोशन विच डू टू एंड फ्रो, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग को ये स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है। एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उससे एक मास ऑब्जेक्ट है लगा हुआ A, ठीक है ना, ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है, रिलैक्स्ड। तो अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ये पोजीशन तक, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x, ठीक है ना। अभी भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो ये मास m है, तो ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड जाना चाहेगा ना अपने मीन पोजीशन पे, तो इस पे फोर्स जो लगेगा F = -kx लगेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में जाना चाहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो तुम कंप्रेस ऐसे कर रहे हो, ये उल्टा डायरेक्शन में जाना चाहता है ना, इसलिए नेगेटिव साइड लगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसको क्या किया हूं मैं, कंप्रेस्ड किया हूं, तो ये कंप्रेस्ड पोजीशन है, कंप्रेस्ड पोजीशन। फिर देखो, इसको अगर मैं स्ट्रेच करूंगा, ठीक है, स्ट्रेच करके ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो अभी भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, मास m है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया ना, तो यहाँ पे भी फोर्स अभी उतना ही लगेगा, क्योंकि ये मीन पोजीशन तरफ उल्टा जाना चाहेगा, तो F = -kx लगेगा, बराबर है। और न्यूटन सेकंड लॉ से मुझे क्या पता है, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो F = ma होता है। तो दो इक्वेशन मिला ना, F = ma और दूसरा F = -kx, बराबर है। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो -kx = ma मिलेगा, बराबर ना। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला मुझे यहाँ से, -k/m × x = a, बराबर है। तो इस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग k/m बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा = अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ±√k/m होगा ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, समझा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पे k/m की जगह पे अगर मैं ω² x डाल दूं तो ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया, इसका एक्सीलरेशन का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो। तो अभी देखो ध्यान से, तो इससे हम लोगों को क्या करना है, डिराइव करना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। यहाँ से देखो -kx = m, ठीक है। तो a को क्या लिख सकता हूँ, dv/dt लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। फिर देखो, इसको अगर मैं राइट में ले लूँ, चाहे इसको ले लो, सबको राइट में ले लो इसको, तो ये क्या मिलेगा, m dv/dt + kx = 0। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, dx/dt। तो इसमें डाल दो m × v/dt, एक v के जगह पे क्या डालो, dx/dt + kx = 0, बराबर है। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, m d² x/dt का होल स्क्वायर + kx = 0। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, इसलिए। समझा यहाँ तक? अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ तक क्लियर है ना? तो इसको मैं अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये एग्जाम में आता है डिराइव करने के लिए, डिराइव द लीनियर एसएचएम। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें, 3 मार्क पे आएगा। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट किया तो वैसे करना है। पहले डिफिनेशन लिखना है, फिर डायग्राम बनाना तीनों केस पर। इसको और अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एमसीक्यू में पूछेगा सीईटी में कि कौन सा एसएचएम है। ऑल ऑफ द भी हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा। तो फर्स्ट ऑप्शन को फिर से लिखता हूँ, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो एम से डिवाइड कर लूंगा तो ये क्या मिलेगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। समझा यहाँ तक? तो ये लीनियर एसएचएम बता दिया। तो अभी देखो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखो, यहां से स्टार्ट किया 0 से, थीटा इक्वल टू 0 से, 0 डिग्री से, पूरा कंप्लीट साइकिल होने के बाद फिर से 0 पे आया और फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से। तो 0 पे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है ना? ठीक है, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, सब ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है ना? ठीक है, देखो यहाँ पे साइन 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, साइन 0 0 ही रहेगा। तो साइन का तुम वैल्यू डालो 2n पाई, तो इसके वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका पीरियोडिक क्या हो गया? 2 पाई पे हमेशा क्या करता है? रिपीट हो गया। तो साइंस का पीरियोडिक फंक्शन हो गया 2 पाई। ये समझा? उसी तरह से cos 0 क्या होता है? 1। तो cos हमेशा क्या होता है? cos 0 1 कितने पे? 0 पे। तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ ना कि पीरियोडिक मोशन है। तो 2n पाई इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ ना मैं? तो ये हमेशा 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री पे क्या करता है? ये रिपीट करता है अपना वैल्यू। तो ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया। समझा ना? तो पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि वो तो अपना वैल्यू फिक्स कर रहा है। तो उसका मोशन सेम हो सकता है लेकिन टू एंड फ्रो नहीं करेगा। टू एंड फ्रो करने के लिए क्या होना चाहिए? मीन पोजीशन पे हमेशा आना चाहिए। देखो, अगर पेंडुलम है तो ये ऐसे गया, 2 गया, फिर फ्लो हुआ, बराबर ना? तो एक मीन पोजीशन पे वो ऑसिलेट कर रहा है, उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो लीनियर क्यों? क्योंकि वो लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है ना? ऑसिलेटरी, उसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर है ना? यहाँ पे 0 है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम है। वेलोसिटी 0 है तभी तो नीचे आता है ना? यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग मैक्सिमम है, इसलिए इधर डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, देखो सिंपल है। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको ऊपर उछालूंगा तो जहाँ से उछालूंगा वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ना? जहाँ पे 0 होगा तभी तो नीचे आएगा वो। समझा ना? तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है यहाँ पे। समझा? और यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन पे, वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? 0 होता है वेलोसिटी। यहाँ तो क्लियर है ना? तो डिफरेंस है पीरियोडिक मोशन और एसएचएम में। तो एसएचएम का डिफरेंस मैं बताता हूँ, यहाँ तक लिखो पहले। तो देखो, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 5.1। ठीक है, तो देखो 5.1 पेज नंबर 112 पे दिया है। तो देखो, बॉडी ऑफ मास m का वैल्यू दिया है। m का मास है बॉडी का 0.2 kg। पहले तो गिवन डाटा लिखना होता है, उसके लिए भी 1 मार्क होता है। ठीक है, 0.2 हो गया। परफॉर्म लीनियर एसएचएम, इट एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ, फोर्स का वैल्यू दिया है F, कितना दिया है? 0.2 न्यूटन। ठीक है, व्हेन इट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, मतलब x का वैल्यू भी दिया हुआ है। कितना डिस्प्लेस किया है?
4 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कर लो तो 4/100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा 1/100। तो इसको ऊपर लेंगे तो 10⁻² हो जाएगा ना मीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए देखो 100 से डिवाइड किया ना, सेंटीमीटर में था मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड कर, तो ये कितना आएगा 0.04 मीटर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये तो अपना गिवन डाटा लिख दिया हूं मैं। उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है फोर्स कांस्टेंट, मतलब के का वैल्यू, उसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। फिर क्या निकालना है पीरियोडिक ऑफ एसएचएम, सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, इसको पीरियोडिक एसएचएम बोलेंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे तुम्हें के निकालना है। एक्सेलरेशन कब निकालना है जब x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1/100, मतलब 0.01 मीटर है तब x की वैल्यू। समझा? चलो तो सॉल्व करते भी, तो यहाँ से लिखो सॉल्यूशन। तो इतना करने के लिए मुझे इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए हाफ मार्क मिलेगा, फिर फॉर्मूला लिखने के लिए 1 मार्क। तो स्प्रिंग कांस्टेंट F इक्वल टू क्या होता था -kx, तो k निकालना अपने को, तो F/x आएगा, बराबर ना। तो F का वैल्यू पता है 0.2 न्यूटन, x का वैल्यू पता है 0.04। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा 100, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10, 1 0 से 1 0 गया, तो 2 × 10/4 बराबर है 2 से 2 टाइम्स में जाएगा 4, फिर इससे जाएगा 5, तो ये 5 आया न्यूटन मीटर पर मीटर। ऊपर में यूनिट क्या था न्यूटन, नीचे में यूनिट क्या था मीटर, तो इसलिए इसका यूनिट क्या आया न्यूटन पर मीटर। किसका यूनिट के का, कितना है आंसर 5 न्यूटन पर मीटर। समझा ऊपर, यहाँ ध्यान दो। नेक्स्ट निकालना है, सेकंड हम लोग को निकालना है पीरियोडिक एसएचएम। तो पीरियोडिक एसएचएम का फॉर्मूला पता है T = 2π/ω होता है ना। ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बराबर है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें अभी बताया था ω² क्या आया था K/m आया था, तो इसका यूज करूंगा तो ω क्या हो जाएगा √K/m, तो इसमें डाल दो, तो T क्या मिला फॉर्मूला 2π इसको m ऊपर लिख दूं m/k डिवाइड बाई में है ना, नहीं समझा तो ऐसे देखो 2π ओमेगा तुम्हारा ये है, ओमेगा की जगह पे लिखेंगे K/m, तो m ऊपर जाएगा ना, तो ये फॉर्मूला मिला। समझा? तो अभी वैल्यू डाल दो T = 2π, जितना डाटा दिया है उसका सब यूज हो रहा है। मास का वैल्यू कितना है 0.2, K का वैल्यू आया कितना 5, बराबर ना। इसको क्या करूं पॉइंट हटा दो तो नीचे आ जाएगा 2, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25। T = √25, 25 का रूट कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का वैल्यू, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 3.14/5, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28/5, तो डिवाइड कर लो तो 1.25 आएगा सेकेंड। तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया। अभी देखो उसके बाद थर्ड क्या प्रूव करना था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है -ω²x, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो A = ω² क्या है अपना देखो K/m, तो -K/m क्यों किया रिप्लेस, ये डायरेक्ट ओमेगा का वैल्यू भी डाल सकते हैं जो यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, नहीं तो ये भी डालो K/m, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या है 5 ना, देखो ओमेगा का वैल्यू अपना कितना है 5, क्योंकि √25 आया था ना। समझा? तो यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं।
और डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है इस बार? 1 बोला था ना, लेकिन ये बुक में गलत किया है, 0.04 ही लिया है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो 1 ले लो एक बार 4 ले लो, दोनों कैलकुलेट कर लो कितना एक्सेलरेशन आता है। तो इसकी वैल्यू मान लो x का वैल्यू मैं ले लेता हूँ एक बार 0.04, और ये कितना था, क्यों कैलकुलेट करना पता है ना मुझे, 5 है ना, 5 × 0.04। तो ये कर लो, और दूसरा केस में कर लेना a = -5 × 0.01, तो ये -0.05 आ जाएगा ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। फिर इसका भी कर लो, 5 4 जा 20, तो ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ये लिख लो। ठीक है, तो देखो अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, क्या है, m d2x/dt² प्लस kx = 0। ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन से हम लोग को वेलोसिटी फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा d2x/dt² = मतलब प्लस ω2x = 0। ये लीनियर एसएचएम का इक्वेशन है, बराबर ना। तो देखो अभी इसी को मैं कैसे अरेंज करूंगा, इसको मैं इधर ही रखता हूँ, d2x/dt² = -ω2x। ये क्या है, एक्सेलरेशन है ना, चलो मैं बोला ना, ये है, बराबर है ना। ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है और डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के फॉर्म में है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, समझा ना। जैसे देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, v को पुट कर दूंगा तो d2x/dt² आएगा ना। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी के फॉर्म में, ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, समझा। तो अभी देखो, अभी क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, d/dt × dx/dt लिख सकता हूं। ये स्क्वायर है ना, उसको अलग अलग कर दिया, फिर ये 2 टाइम्स है तो लिख दिया, बराबर ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, dx/dt को वेलोसिटी लिख दिया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, यहाँ क्लियर है। तो इसके जगह पे क्या लिख दिया मैं, v, तो देखो v dv/dt = -ω2x, समझा। चलो अभी देखो नेक्स्ट। तो अभी क्या करता हूं मैं, सेम साइड को, सेम वेरिएबल को सेम साइड लिख दो। तो dv को इधर रखो, ठीक है, dv, और इसको क्या करो, dx से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर है -ω2x। ये समझा गया। देखो dx से मल्टीप्लाई किया हूं, dx से डिवाइड किया हूं, पहले वाला तो इक्वेशन सेम है ना, ये कट हो जाएगा तो यही तो बच रहा है। तो अभी dx/dt की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dx/dt की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी। तो लिख दो, तो ये क्या मिलेगा, dv/dx × v = -ω2x, समझा। इसको इधर ही रखा हूं और इसके जगह पे v लिख दिया, समझा। तो अभी देखो ये दोनों सेम वेरिएबल है और ये दोनों सेम वेरिएबल है ना, तो सेम साइड रखो। तो इसको v dv लिख दिया और -ω2x × dx, समझा। तो अभी देखो, अभी हमको इंटीग्रेट करना है क्योंकि वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करो, v dv। इंटीग्रेशन कब कराते हैं, जब टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तब। केमिकल काइनेटिक्स में बताया था ना कि जब कोई ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जब स्लोप निकालते हैं तो dA/dt निकाल देते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका मतलब ये कितना रिएक्ट किया पूरा टोटल, तो उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर निकाला,
तो यहाँ पे भी निकालो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लो एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको इंटीग्रेट करो अभी। तो देखो जैसे y इक्वल टू एक्स रेज टू एन होता है, तो dy बाई डी एक्स निकालते तो फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स रेज टू एन है और ये dy है और ये dx है, तो इंटीग्रेट करूंगा तो ये पावर ऐड हो जाता है, तो ये आ जाएगा y और n का पावर क्या है 1 हो जाएगा और पावर से डिवाइड करते हैं। ये समझा? तो यहाँ पे देखो पावर कितना 1, इसका पावर कितना 1, तो ये कितना आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2। पावर ऐड किया ना 1 प्लस 1, देखो 1 ऐड करते हैं, 1 था और 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो 2 और पावर से डिवाइड करते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का पावर 2 बाई 2 प्लस सी। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन कंडीशन, बराबर ना? तो देखो अभी कंडीशन क्या डालेंगे हम लोग, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, देखो ये पेंडुलम है अपना और यहाँ, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड के बराबर, और वेलोसिटी क्या होता है 0, और ये आपका मीन पोजीशन, मीन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये दो कंडीशन डालेंगे सी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये वाला पहले एक्सट्रीम कंडीशन वाला कर लेता हूँ, एट एक्सट्रीम कंडीशन x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस ए। माइनस क्यों, देखो इधर देखो ध्यान से, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस ए होगा, बराबर ना, और लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएगा ना, तो ये क्या होगा x का वैल्यू माइनस ए। तो देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखो, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा 0, बताया हो ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है वेलोसिटी 0। ठीक है, तो ये कंडीशन इस पे पुट कर दो, तो वेलोसिटी की जगह पे क्या डालूंगा बताओ, इस इक्वेशन में 1 ले लो इसको, तो ये कंडीशन 2 डाल दो, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, ये 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x के जगह पे क्या डाला है a, तो a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ c, तो इसको इधर ले लो तो प्लस हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। तो ये c का वैल्यू जो थर्ड है ये फर्स्ट में डाल दो, तो c का वैल्यू आ जाएगा ना, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे डाल दो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये वैल्यू c का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये क्या है प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। समझा? तो देखो इसको अभी 2 2 है ना सब में कॉमन, तो कैंसिल कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको अरेंज कर लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, ये माइनस वाला इधर। समझा? तो अभी स्क्वायर रूट लूंगा तो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला याद रखना वेलोसिटी का, और ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का, जिसको लीनियर एसेशन बोलते हैं। चलो ये लिख लो, ये डेरिवेशन हो गया वेलोसिटी का, एग्जाम में आएगा प्रूव करने के लिए। डिराइव द वेलोसिटी फॉर्मूला फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉज करो। तो देखो अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रूफ अपना v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर ना। तो वेलोसिटी को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dt लिख सकता हूँ। वेलोसिटी तो यही होता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर ना, इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो फिजिक्स में एक चीज सीख लो, अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आता है। अभी उल्टा करना है,
एक्सेलरेशन से क्या निकालना, वेलोसिटी। तो dv बाई dt है, तो इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट। तो क्या आएगा, वेलोसिटी पता है ना, मतलब dx अपॉन dt पता है, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, तो तुम्हें सीक्वेंस क्या मिला, x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन, उल्टा करना है भाई, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो, समझा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल एसएचए में पहले क्या मिला था, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मिला तो उसको क्या किया तूने, इंटीग्रेट, तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, अभी इसको इंटीग्रेट करूंगा, सेम वेरिएबल को सेम साइड लगो, तो इसमें यहाँ x है और इसमें x है, और dt को इधर भेज दो, तो क्या मिलेगा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा, बराबर है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ाया था, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, समझा। ये फॉर्मूला याद रखना, मैथ्स में इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा ये, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर साइन इनवर्स x होगा, समझा। तो ये अप्लाई किया फॉर्मूला, इक्वल टू ओमेगा, dt का क्या होता है, t होता है सिर्फ, और एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग फाई बोलेंगे यहाँ पे, इसके पहले c बोला था ना, यहाँ पे फाई, ये फाई क्या है, फेज एंगल है, फाई क्या है, फेज एंगल, मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितने एंगल का डिफरेंस है, उसको फेज एंगल बोलेंगे। तो अभी साइन को इधर ले लूंगा, तो x अपॉन a इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस फाई मिलेगा, समझा। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई मिला, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो ये भी प्रूफ है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। देखो क्योंकि ये 2 स्टेप नहीं हो जाता ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना बहुत स्टेप्स लगता है ना, हाँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, तो ये भी याद रखना, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t क्या है, टाइम, और फाई क्या है, फेज एंगल, ठीक है। और x तो बता ही दिया हूँ, डिस्प्लेसमेंट है, और a क्या है, कैपिटल A एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये लिख लो, पहले तो एक कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। तो अपना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, बराबर ना। तो अगर मैं केस 1 लूं, तो अगर मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, तो बताओ मीन पोजीशन पे क्या होता है, x का वैल्यू 0, बराबर ना, तो इसमें डाल दो। और एंगल कितना होता है, फाई, सीधा बता सकते हैं 0, तो प्रूफ भी कर देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला में डालो, 0 a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, बराबर है। तो 0 अपॉन a कितना आएगा, 0 इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, बराबर ना। तो साइन 0 0 होता है ना, बराबर ना। तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ, एंगल निकालने के लिए साइन इनवर्स ऑफ ये 0, खाली इसको कंसीडर करूंगा तो साइन इनवर्स 0 इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई, बराबर है। तो ये 0 ही तो आया, तो 0 इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई। तो फाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा माइनस ओमेगा t से। यार क्लियर है। और देखो
एट एक्सट्रीम पोजीशन बोलूंगा केस 2 एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होता है? ये होता है ना, मैक्सिमम होता है ना, प्लस माइनस ओमेगा होता है ना। तो इसमें डालूंगा फॉर्मूला में तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या है, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पे a डाल दो, बराबर है। तो ये 1 आ जाएगा ना, कैंसिल हो गए। तो साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। तो इसकी एंगल का वैल्यू कितना आएगा, 1 कितने पे होता है साइन? हाँ 90। तो ये साइन ऑफ पाई बाई 2 लिख दूं मैं। तो पाई बाई 2, तो 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, बराबर ना। इसको और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, और देखो दूसरे तरीके से और कैसे बता सकता हूँ। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है ना। तो यहां से देखो, तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो जस्ट स्टार्ट किया हूं, मूव करना ही है। तो x 0 है तो टाइम भी तो 0 होगा ना। तो टाइम का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो इसमें डाल दो। तो 0 इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस 5 होगा, ठीक है ना। तो साइन सिर्फ 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो साइन 0 पे साइन 0 होता है, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो फेज एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, टाइम पता है तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या आया कि एट मीन पोजीशन फेज एंगल कितना होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, बराबर ना। तो और उस टाइम भी 0। तो ये तीनों चीज 0 होता है मीन पोजीशन। उसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पे भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये तो एक तरीका बता दिया। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो तुम टाइम का 0 भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। x का वैल्यू क्या डालना है, प्लस माइनस a। टाइम का वैल्यू क्या डालना है, 0। सोचो कि तुम पेंडुलम को यहाँ पे ऐसे पकड़ के बैठे हो और वहां से तुम छोड़ रहे हो, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा ना a। तो टाइम पीरियड 0, तो यहाँ पे छोड़ेंगे तो टाइम कवर करेगा ना कुछ, समझा ना। तो ये वैल्यू डालो एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इस फॉर्मूला में डालूंगा तो a इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। फेज एंगल निकालना तो टाइम को 0 लिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में a भी तो आता है, तो ये डाल दो। तो a कैंसिल तो 1, तो साइन ऑफ 5 आएगा, ये तो 0 ना। तो 1 कितने डिग्री पे आता है, पाई बाई 2। तो मैं बोल सकता हूँ ना फेज एंगल कितना है तुम्हारा, पाई बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में फेज एंगल कितना होगा, पाई बाई 2। मीन पोजीशन पे कितना होगा, 0। समझा। तो ये लिख लो, फिर लिमिट कर दो।